नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। राजधानी दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में बेहद दिलचस्प विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं, जमकर तैयारियां की जा रही हैं। हर दल सिर्फ इसी होड़ में है कि वो राजधानी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो सके और यहां पर सरकार बना सके। आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट जो हैं वो घोषित कर दिए हैं और कांग्रेस ने भी कर दिए, हालांकि बीजेपी ने अब तक घोषणा नहीं की है। लेकिन इस चर्चा में मेरे साथ पंकज जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और बात इस चर्चा में होगी राजधानी दिल्ली की एक बेहद दिलचस्प और आने वाले दिनों में और अभी भी बनी हुई एक हाई प्रोफाइल सीट मुस्तफाबाद के बारे में। दरअसल इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने आदिल अहमद खान को अपना प्रत्याशी बनाया है, कांग्रेस ने अली मेहंदी को चुनावी मैदान में उतारा है, बीजेपी ने क्योंकि कोई लिस्ट जारी नहीं की है तो यहां पर भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान अभी नहीं हुआ है। लेकिन हैदराबाद में बैठे ओवैसी यहां पर खेल कर रहे हैं। एआईएमआईएम जो उनकी पार्टी है, उन्होंने दिल्ली दंगे के आरोपी और जेल में बंद ताहिर हुसैन को जेल से ही चुनाव लड़वाने का फैसला किया है और इस सीट पर चुनावी मैदान में उतार दिया है, प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अब यह खेल क्या है? क्या यह बीजेपी की टूल किट है? ऐसा इसलिए क्योंकि एआईएमआईएम और ओवैसी को बीजेपी की बी टीम भी कहा जाता है। क्या खेल वो यहां पर करना चाहते हैं, आगे क्या होगा और मुस्तफाबाद की जनता क्या चाहेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। पंकज जी मेरे साथ है। पंकज जी, क्या लगता है और कैसे देखते हैं आप इसे? चेतन, आज आपने दिल्ली की जिस विधानसभा क्षेत्र को लिया है वाकई दिलचस्प है और इस बार के विधानसभा चुनाव में यह हाई प्रोफाइल सीट होने वाली है। हॉट सीट जिसे बोलते हैं ना, वो होने वाली है। एक कारण तो आपने बता दिया कि दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी जो ताहिर हुसैन है, इस बार वो ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से चुनाव लड़ रहा है। दूसरी दिलचस्प बात इस मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र को लेकर यह है कि यहां 40% मुसलमान हैं और 40% मुसलमान ही नहीं है। जो 2020 में जो दंगे हुए थे वो इसी विधानसभा क्षेत्र के इलाकों में हुए थे, जैसे शिव विहार हो गया, चांदबाग की पुलिया वाला इलाका हो गया, ब्रिजपुरी हो गया, महालक्ष्मी इनक्लेव हो गया। ये सारे जो दंगे हुए थे इसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर आते थे। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जब इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होते हैं तो धार्मिक आधार पर चुनाव होते हैं, रिलीजियस पोलराइजेशन होता है। अब आप ही बता रहे थे कि अली मेहंदी है वो लड़ाई लड़ेगा एक तरफ से, दूसरी तरफ से ये ताहिर हुसैन लड़ेगा, तीसरी तरफ से आम आदमी पार्टी के आदिल हसन चुनाव लड़ेंगे। तो ये तीनों जब चुनाव लड़ेंगे तो तीनों मुस्लिम कैंडिडेट हैं। ओवैसी की रणनीति यह है कि हम दिल्ली दंगों के आरोपी को चुनाव लड़वाकर मुसलमानों में यह मैसेज दे कि असली मुसलमानों के मसीहा हम हैं। लेकिन ओवैसी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो इस वक्त जेल में बंद है और 11 केस हैं उसके खिलाफ। ये जो ताहिर हुसैन है वो इसी विधानसभा क्षेत्र इलाके के नेहरू विहार वार्ड से वो वार्ड सदस्य हुआ करता था और जब दंगे हुए थे 2017 में ये चुना गया था वार्ड पार्षद। और इसकी मतलब पूरी खूबी ही यही है कि इसने दंगे में भाग लिया और हिंदुओं पर अत्याचार किया, या फिर वहां से इसके घर से पेट्रोल बम या फिर पत्थर वगैरह जो बरामद हुए इसने उकसाया था मुसलमानों और इसके कोई उपलब्धि नहीं। ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है या मुस्लिम इलाकों में इसने कुछ बहुत अच्छा कर दिया। इसकी एक और एकमात्र उपलब्धि यह है कि इसने दिल्ली दंगों में जो भूमिका अख्तियार की थी उसे लेकर, और ओवैसी ने इसीलिए इसे टिकट भी दिया है क्योंकि ओवैसी के पार्टी को लगता है कि किसी दंगाई को सारे मुसलमान वोट दे देंगे और वोट इसलिए दे देंगे मुसलमान क्योंकि वो दंगाई है। इससे पहले इसका जनाधार नहीं रहा। हाँ, यह है कि हसन साहब जो इससे पहले जो लड़ा करते थे कांग्रेस पार्टी के टिकट से, उनसे कभी नहीं इसकी बनी जी, और दोनों में जो रिवेलरी थे वो है। अब समझिए इस मुस्तफाबाद वाले इलाके के इतिहास को, जैसे 2-3 चुनाव आप देखिएगा तो बहुत सारी तस्वीर क्लियर होगी। यहां से कांग्रेस के कैंडिडेट जीता करते थे। 2015 में बीजेपी का खाता खुला जब जगदीश प्रधान थे, वो हिंदू थे और वो जीते। वो क्यों? क्योंकि 2015 के विधानसभा चुनाव में 2 मुस्लिम कैंडिडेट थे और दोनों में वोट बराबर बराबर बट गया था। 53,000 वोट एक को आया था और 49 या 48,000 दूसरे को आया था। तो बराबर बटने के कारण बीच में जो हिंदू कैंडिडेट थे वो जीत गए, जगदीश प्रधान। 3 सीटें जीती थी पूरे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें से एक मुस्तफाबाद वाली सीट भी थी।
अब इस बार फिर से वही सिचुएशन लाने की कोशिश है, हालांकि मुझे लगता नहीं कैसा हो पाएगा, क्योंकि पिछले जो 2020 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी 2 मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा थे और ये अली मेहंदी उस वक्त भी खड़ा थे, 5,000 के आसपास वोट आया था कांग्रेस के टिकट पे। हाँ। उस वक्त दिल्ली के मुसलमानों एक तरफा आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। इस बार भी दिल्ली के लगभग हर विधानसभा क्षेत्र की यही हालत दिख रहे हैं कि जो मुस्लिमों का जो रुझान है वो आम आदमी पार्टी की ओर है। हाँ, ये वोट काटने के लिए मान लिया कि हर जगह मुस्लिम कैंडिडेट जो खड़ा कर रहे हैं वो इसलिए कि मुसलमानों और इसीलिए का वोट क्योंकि बी टीम तो कहा ही जाता है बीजेपी की। नहीं, ये अगर लड़ने वाले कैंडिडेट को देते और जीतने वाले को देते तब तो हम मान लेते थे कि चलो भाई ताहिर हुसैन बहुत मजबूत कैंडिडेट है, या ये एआईएमआईएम जो खड़ा कर रहे हैं वो चुनाव जीत सकता है। लेकिन इनके जो कैंडिडेट है, एआईएमआईएम के कैंडिडेट है, वो ये वार्ड पार्षद है। इस बार वार्ड पार्षद में भी हार जाता अगर लड़ता तो जो आदमी वार्ड पार्षद जितने लायक नहीं उसे विधानसभा चुनाव में आपने इसलिए लड़ाया है क्योंकि वो मुसलमानों का वोट काट सके। तो इसका मतलब और क्या? सबसे बड़ी बात है जेल में बंद। हाँ, जेल में बंद है, ये 11 केसेस है इसके खिलाफ। और जब पार्टी में शामिल होना था तो इसकी पत्नी और बेटा आया शामिल होने के लिए, ताहिर हुसैन थोड़ी ना शामिल हुआ, वो तो जेल के अंदर है। और इनकी पत्नी और ये एआईएमआईएम की कोशिश ये है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां मुस्लिम कैंडिडेट दिया जाए ताकि मुस्लिम वोट डिवाइड हो सके, और इसका सीधा का सीधा लाभ किससे मिलेगा ये जनता समझती है। और इतना ही नहीं चेतन, एक और रणनीति है कि हम दलितों और मुसलमानों को सिर्फ खड़ा करेंगे, क्योंकि दलितों और मुसलमानों का वोट थोक भाव से आम आदमी पार्टी को मिलता रहा है। तो उसी जाति का कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो इसका मतलब क्या समझा जाए? हाँ, जीतने वाला अगर होता तब मान लेते कि नहीं भाई ये लड़ रहे हैं, लेकिन इनके पार्टी का अधिकतर कैंडिडेट जो भी है वो वोट कटवा के रूप में दिख रहा है। और दिल्ली की जनता देखिए समझ रही है कि इस बार जो दिल्ली में जो चुनाव होने वाले हैं ना, वो एक तरफ आम आदमी पार्टी है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के बीच होने वाले हैं। ये जितने लोग आ रहे हैं, कांग्रेस भी कुछ कुछ सीटों पे मजबूत है, लेकिन मुश्किल से 70 में से 2-4 सीटें ऐसी हैं जहां पे वो फाइट करती दिख रही है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव से 0-0 आ रहे हैं वो। 2-4 सीटें ऐसी है जहां वो फाइट कर रहे हैं सिर्फ। और लेकिन जो मुख्य मुकाबला है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। और बाकी जितनी पार्टी आ रही है, चाहे वो एआईएमआईएम है या फिर जो भी पार्टी लड़ रही है, वो सब का रोल सिर्फ और सिर्फ वोट काटने तक सीमित है। और वोट किसका काट रहे हैं, किस जातीय कैंडिडेट दे रहे हैं, ये सबको पता है। अच्छा, मुस्तफाबाद में वहां से आप मुसलमानों से जाकर पूछ लीजिए कि दिल पर हाथ रख के बताओ कि ताहिर हुसैन चुनाव जीत सकता है क्या? लड़ने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो जीतने की स्थिति में है क्या? आपको 80% लोग बताएं कि जीतने की स्थिति में नहीं है, वो सिर्फ डैमेज करने की स्थिति में है। वो हरा सकता है, खुद जीत नहीं सकता। और ये बात सब कोई जान रहा है वहां पे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक कांग्रेस ने भी जो उम्मीदवार उतारा है अली मेहंदी को, उनको कैसे देखते हैं आप? और अब इस पूरी सीट को लेकर जो कुछ चल रहा है, जो भी कुछ राजनीति चल रही है कि ओवैसी ने एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा जो जेल में बंद है, दिल्ली दंगे का आरोपी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ वोट काटने के लिए जो ये किया जा रहा है, इससे फायदा किसी का होगा? क्या लगता है? देखिए, आपने पहला सवाल किया कि ये जो अली मेहंदी है वो कैसा कैंडिडेट है। हाँ। अली मेहंदी पिछली बार चुनाव लड़ा था, 5300 वोट आए थे, मात्र 5300। उसने 5300 में भी अधिकतर मुस्लिम वोट काटे थे, लेकिन चूंकि इतना कम वोट आया था अली मेहंदी को कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और जो हाजी यूनुस थे आम आदमी पार्टी के, वो 20,704 वोटों से जीत गए थे पिछली बार। इस बार भी ये जो ताहिर हुसैन है, अली मेहंदी है, ये सब 8 से 10,000 वोट के आसपास मुश्किल से सिमटने वाले हैं। मुख्य मुकाबला तो अभी भी वो आदिल के बीच और बीजेपी के बीच होने वाला है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जगदीश प्रधान को ही टिकट देगी। मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच है। देखना यह होगा कि वो जो ताहिर हुसैन है या अली मेहंदी है वो कितना वोट काटता है। पिछली बार इतना 5300 वोट ला पाएगा अली मेहंदी या नहीं कांग्रेस के? यही मेरा सवाल है कि वोट काटने वाली जो बात यहां पर की जा रही है और वोट काटने के लिए जो कैंडिडेट उतारे गए हैं देख के, वो कितना असर कर पाता है? अच्छा, एक कॉमन सेंस लगाइए। आम आदमी पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में कितने मिले थे? 98,850 वोट। 98,000। और कांग्रेस कैंडिडेट को कितने मिले थे अली मेहंदी को? 5,000 वोट। कहां 98,000 और कहां 5,000? अब बताइए वोट काटने के लिए कौन खड़ा हुआ था? और ताहिर हुसैन का भी मैं बता देता हूं इतिहास।
ताहिर हुसैन जब वार्ड सदस्य लड़ रहे थे चुनाव, तो देखिए इन्हें कितना मिला था। ये 5,000 7,000 वोट लाने वाले लोग हैं और जीतने के लिए चाहिए करीब 1 लाख वोट, 1 लाख के आसपास लगेगा तब जीतिएगा। अब बताइए, आम आदमी भी समझ सकता है कि कौन वोट काटने के लिए खड़ा हुआ है, कौन वोट कटवा है और कौन जीतने के लिए खड़ा हुआ है। आप देखिए ना, और जब भी इस तरह अगर वोट मान लिया कि मुस्लिम वोट बढ़ जाता है, 2015 की तरह स्थिति आती है कि कांग्रेस और आम आदमी प्रत्याशी के बीच 2015 में मुस्लिम वोटों का लगभग बराबर बराबर बंटवारा हुआ था। जो आपके हाजी यूनुस थे उन्हें 49,791 वोट मिला था और हसन अहमद जो थे उन्हें 52,000 मिला था। तो 52 और 49,000 मुस्लिम वोट बटे थे, तो बीच में जगदीश प्रधान जीत गए थे। इस बार क्या ताहिर हुसैन 1 लाख वोट ला सकेंगे? आम मुसलमान तो यही सवाल करेगा ना, नहीं, दूर दूर तक कोई उम्मीद। क्या अली मेहंदी है जो 5,000 वोट लाने वाले हैं, पिछली बार जो लाया था, वो क्या वो 1 लाख वोट के आसपास आ सकेंगे? नहीं ला सकेंगे। लेकिन तो, एक और सवाल ये है कि ओवैसी का दम इतना दिख नहीं रहा, तो वो ये कर क्यों रहे हैं? क्या ये सच में जो हमने लिखा भी है कि जो टूल किट एक्टिव की जाती है, ये उसी का परिणाम है, उसी का नतीजा है कि ये सब किया जा रहा है? नहीं, देखिए, एक कहावत है कि न खेलब न खेले देव, गहड़ा में मुंह देव। भोजपुरी में कहा जाता है कि न मैं खेलूंगा, न मैं जीतूंगा, न तुम्हें जीतने दूंगा, जो गड्ढा है उसी मैं खराब कर दूंगा मैं। तो एआईएमआईएम जीत तो नहीं रही, ये तो हर कोई जानता है। मतलब दिल्ली में जो कोई कहीं भी जाके आप सर्वे कर लिए कि एआईएमआईएम की सरकार बनने वाली है क्या, तो वो सब बोलेंगे कि नहीं भाई, ये दूर दूर तक कोई चांस। आप दिल्ली में जाके बोले क्या कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है, सब बोलेंगे कि नहीं, टक्कर तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ही है। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को जीतने नहीं देंगे, इनका खेल खराब करेंगे। इसके लिए अधिकांश जगहों पे कांग्रेस के कैंडिडेट, एआईएमआईएम के और इस तरह क्षेत्रीय पार्टियों के लोग खड़े हैं। 2,000 4,000 5,000 7,000 वोट काटेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं कि अब देखिए, अब जनता जागरूक हो चुकी है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर कोई जान रही है कि दिल्ली में कौन सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहा है और कौन खेल खराब करने के लिए चुनाव लड़ रहा है। बिल्कुल, पब्लिक सब जानती है, जनता सब समझती है। अच्छा, और आप ईमानदारी से पूछे, क्या एआईएमआईएम सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है? पूछिए जाके, सब कहेंगे कि नहीं। क्या कांग्रेस सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है? नहीं, वहां सरकार बनाने की लड़ाई सिर्फ 2 पार्टियों के बीच है, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। तो ये दोनों किस, लेकिन बीजेपी ने भी कैंडिडेट घोषित नहीं किया। बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी हुई जब तक एक भी सीट पर उम्मीदवार नहीं आप घोषित कर पाए? बीजेपी मुझे लगता है दिल्ली में थोड़ा लेट चल रही है। एक्चुअली बीजेपी हाल के दिनों में जहां भी चुनाव लड़ रही थी, ऐसा हमने देखा नहीं था। चाहे महाराष्ट्र का चुनाव देखिए, हरियाणा का चुनाव देखिए, झारखंड का चुनाव देखिए या लोकसभा चुनाव देखिए, बहुत तैयारियां बहुत एडवांस में शुरू करते हैं। बिल्कुल, यही इसीलिए मेरा, क्योंकि आप वहां पर स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर देते हैं, कौन कौन स्टार प्रचारक रहेंगे, कौन कौन जाके सबसे आगे जाके प्रचार करेगा, रैलियां होंगी, ताबड़तोड़ सड़कों पर रोड शो किए जाएंगे। लेकिन यहां पर कैंडिडेट ही नहीं घोषित किए जा रहे अब तक। और कितने दिन बचे हैं? मेरे ख्याल से जनवरी के अंत में या फरवरी तक चुनाव की तारीख आ सकती है। नहीं, फरवरी में चुनाव होना है, जनवरी में डेट अनाउंस हो जाएगा। हाँ, वही। हाँ, ये अब बताइए, 1 महीने से कम समय है और बीजेपी ने एक भी कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। तो इसे लेट लतीफी बोलेंगे, मतलब लेट ही बोलेंगे ना कि लेट है। कि मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी इतना उलझी हुई थी कि उन्होंने एडवांस में दिल्ली के बारे में विचार नहीं किया, सोचा नहीं। अब उन्होंने तैयारियां शुरू की हैं। आम आदमी पार्टी बहुत पहले से दिल्ली पर फोकस कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि उसे दिल्ली में चुनाव लड़ना है। कांग्रेस भी देखिए, कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं। पिछले 2 विधानसभा चुनाव से वो 0-0 आ रहे हैं। वो देख रहे हैं कि 0 से जो बढ़ेगा वो मेरा बेनिफिट ही है। अब 0 से कम क्या होगा कोई? बिल्कुल। तो उनके पास खोने के लिए नहीं, इसलिए वो भी निश्चिंत है। जिनकी साख जो दांव पे लगी हुई है, जिनका स्टेक लगा हुआ है, वो है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। 2015 में भारतीय जनता पार्टी को आई सिर्फ 3 सीटें 70 में, और 2020 में आई 5 सीटें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसा लगता है कि हम तभी सरकार बना सकेंगे जब हमारा 35-40 से के आसपास सीट आए। अब ये 5 से 35-40 करना बहुत मुश्किल है और इस तैयारी से तो नहीं होगी। हां, आपने शुरुआत से ही बिल्कुल मत दिया होता, दिल्ली में एक एक वार्ड, एक एक विधानसभा क्षेत्र वो दिखता,
अगर माहौल बनता तो दिखता, माहौल नहीं बना पा रही है बीजेपी, ये बहुत आश्चर्यजनक है। डिले क्यों है, लेट लतीफी क्यों है, कोई रणनीति है, मुझे नहीं पता, लेकिन आम आदमी ये समझ रहा है कि तैयारियों के मामले में कम से कम आम आदमी पार्टी बीजेपी के मुकाबले कहीं आगे दिख रही है। ये हर कोई बोल रहा है दिल्ली में। बिल्कुल, हर कोई बोल रहा है और दिख भी रहा है, क्योंकि आप अभी तक जो बीजेपी है वो अभी तक एक भी उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। और क्योंकि हमने आज मुस्तफाबाद सीट पर चर्चा की खासकर, तो मुस्तफाबाद सीट के लिए भी अब तक कोई उम्मीदवार का ऐलान जो है वो नहीं किया गया है। देखने वाली बात होगी कि अब आगे क्या कुछ होता है और किस तरीके से इस सीट पर क्या जो है परिणाम देखने को मिलते हैं। एएमआई की जो ओबीसी की जो सोच है वो कितनी कामयाब हो पाती है, क्या उन्होंने सोचा है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपके हमारे चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम ऐसी ही जानकारियों के लिए, खबरों के लिए जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।